तो नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, लेकिन सबके मन में सवाल यह है कि मोदी कैबिनेट 3.0 कैसा होगा और सहयोगियों को कितनी भागीदारी मिलेगी। ये सारी जानकारियां टाइम्स नाम नवभारत आप तक पहुंचा रहा है। बड़ी खबर जानिए, कैबिनेट को लेकर बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी, इनका मंत्री बनना तय हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल, इन्हें भी मंत्री पद के लिए कॉल जा चुका है। अर्जुन राम मेघवाल, राव इंद्रजीत, ये भी मंत्री हो सकते हैं। गठबंधन की ओर से चिराग पासवान भी कैबिनेट में एक बड़ा पोर्टफोलियो रख सकते हैं। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को भी कॉल पहुंचा है। एचडी कुमारस्वामी को कैबिनेट के लिए कॉल पहुंचा। प्रहलाद जोशी इससे पहले भी मंत्रिमंडल का हिस्सा थे, उन्हें भी कैबिनेट मंत्री के लिए कॉल पहुंचा है। रामदास अठावले अब गठबंधन के साथी हैं और इनको भी शपथ के लिए कॉल पहुंचा है। देखिए, ये प्रक्रिया है, जब मंत्रिमंडल तय किया जाता है तो तमाम सांसदों की सूची होती है और उसमें से किसे मंत्रिमंडल में शामिल करना होता है। यह प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है और इसके लिए बाकायदा कॉल जाते हैं सांसदों के पास कि आप मंत्री बनने वाले हैं। और कॉल किसको किसको गया, अब आपको बताते हैं कि सुबह से अब तक किन किन नेताओं को कॉल जा चुका है। कई लोगों को लेकर आप भी कह सकते हैं कि भाई इनका तो पता ही था कि इनको कॉल जाना है, तो कई नए नाम हैं। मैं आपको बताता हूं, इसमें सबसे पहले अमित शाह, पिछली सरकार में गृह मंत्री का पोर्टफोलियो था, इन्हें कॉल जा चुका है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री थे पिछली सरकार में, सांसद है बीजेपी के, इन्हें कॉल जा चुका है। नितिन गडकरी सबसे एक्टिव सांसद, सबसे एक्टिव मंत्री और इन्हें कॉल जा चुका है। प्रहलाद जोशी संसदीय कार्य मंत्री थे पिछली बार, इन्हें कॉल जा चुका है। इसके अलावा राम मोहन नायडू, इन्हें, ये सांसद है बीजेपी के, इन्हें कॉल जा चुका है। अर्जुन राम मेघवाल इससे पहले भी मंत्री थे, इन्हें कॉल जा चुका है, यानी कि एक बार फिर से ये मंत्रिमंडल का हिस्सा है, इन्हें कॉल जा चुके हैं। इसके अलावा आजसू के सुदेश महतो झारखंड से आते हैं, इन्हें कॉल जा चुका है। जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को कॉल जा चुका है। अब ये सांसद हैं और जेडीयू के कोटे से मंत्री होंगे। चिराग पासवान जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हैं, इन्हें कॉल जा चुका है। एचडी कुमारस्वामी जेडीएस संगठन गठबंधन सहयोगी हैं, इन्हें कॉल जा चुका है। सर्बानंद सोनोवाल ये सांसद हैं बीजेपी के, इन्हें कॉल जा चुका है। इसके अलावा जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं, इन्हें भी कॉल जा चुका है। तो ये वो चेहरे जिन्हें कॉल जा चुका है और ये मानकर चलिए कि ये मोदी मंत्रिमंडल में एक बड़ा पोर्टफोलियो रखेंगे, एक बड़ा कद इनका होगा। इधर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सीट कंफर्मेशन की कश्मकश के बीच मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नवनिर्वाचित विदिशा के सांसद शिवराज सिंह चौहान से जब उनकी कैबिनेट बर्थ को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी, ये आपको सुनाते हैं। देश का सौभाग्य है, मोदी जी तीसरी बार शपथ ले रहे हैं। विकसित भारत का संकल्प पूरा होगा, जन कल्याण होगा, देश विश्व गुरु बनेगा। किस रोल में देख सकेंगे इस बार? नमस्कार। जेडीयू से सांसद और कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर का नाम भी संभावित मंत्रियों की लिस्ट में शामिल है। उन्हें मंत्री बनने के लिए कॉल जा चुका है, लेटर भी बाकायदा पहुंच चुका है। इसके बाद उन्होंने टाइम्स नाम नवभारत से बातचीत में क्या कुछ कहा, उनका रिएक्शन आपको सुनाते हैं। इस वक्त रामनाथ ठाकुर हमारे साथ हैं। सर, आपको इनविटेशन आया है, कैबिनेट में हिस्सा बनने जा रहे हैं, सबसे पहले कैसा लग रहा है? और ये देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है। आप इसको अति कीजिए, फोटोग्राफ कीजिए। ये इनविटेशन आया है। हाँ, यूनियन मिनिस्टर्स में आप काउंट किए जाएंगे और इसके साथ ही कौन से मंत्रालय मिलने की उम्मीद? अब ये तो विशेषाधिकार है प्रधानमंत्री जी का, वो उनका जो निर्णय होगा उसको सिरोधार्य होगा। सर, आज पिताजी को कैसे आप याद कर रहे हैं? पिताजी को याद कर रहे हैं, सत्य पर रहना, ईमानदारी से रहना और जिस क्षेत्र में हो उसकी समस्याओं को, जनता की समस्याओं को दूर भगाने के लिए तत्पर रहना। सर, कैबिनेट मंत्री बनेंगे, ऐसे कौन से मुद्दे होंगे खासतौर पे बिहार के जो आप लोकसभा में उठाएंगे? नहीं, लोकसभा में अब उठाने का कहाँ मौका मिलेगा, हमको तो समस्या को दूर भगाने का काम होगा। जो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें आपको दूर भगाना है? जो अधूरे कार्य हैं, जो नहीं हो पाए हैं, बेरोजगारों को रोजगार मिले। रामनाथ ठाकुर जी, आप देख सकते हैं घर में मिलने जुलने वालों का तांता लगा हुआ है क्योंकि अब कैबिनेट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इन्हें इनविटेशन आ चुका है और आज शाम को ये भी जो है वो शपथ लेंगे। आप देख सकते हैं कि बेहद खुशी का माहौल है इस वक्त रामनाथ ठाकुर जी के आवास पर। विशेष पांडे के साथ भावना के शो, टाइम्स भारत के लिए। तो ये रामनाथ ठाकुर को आप सुन रहे थे, कर्पूरी ठाकुर के बेटे। कर्पूरी ठाकुर को कुछ दिन पहले भारत सरकार ने भारत रत्न से नवाजा था और अब उनके बेटे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल रही है। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए, रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए पीएम आवास से और हमारे साथ हिमांशु तिवारी जुड़ गए
अमित शाह के आवाज से। पहले मैं रविकांत का रुख कर लेता हूं। रविकांत, कितने नाम कुल अभी तक तय हो गए हैं, या यूं कह लीजिए दूसरी भाषा में कि कितने लोगों को लेटर और कॉल जा चुके हैं जो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे? देखिए, जिन लोगों को अभी तक कॉल जा चुकी है वो एक तरीके का आधिकारिक पुष्टि है कि वो मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे। सबसे पहले अलायंस पार्टनर की बात कर लेते हैं तो टीडीपी की तरफ से 2 लोगों को कॉल जा चुकी है, जिसमें से एक कैबिनेट मंत्री बनेंगे राम मोहन नायडू। अगर अलायंस पार्टनर की बात करें तो जयंत चौधरी को कॉल जा चुकी है, यूपी से आते हैं। इसके साथ ही रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान को कॉल जा चुकी है और जीतन राम मांझी को कॉल आई है, और कर्पूरी ठाकुर के बेटे जो रामनाथ ठाकुर हैं, जिनकी बाइट अब से कुछ ही देर पहले हम सुन रहे थे, उनको भी फोन कॉल जा चुकी है। टाइम्स नाउ नव भारत ने कल जो नाम सबसे पहले चलाए थे, लगभग वो नाम सारे मोदी मंत्रिमंडल का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इसके साथ ही जो फॉर्मूला अपनाया गया था कि टीडीपी ने यह कहा कि हम कोई टर्म्स कंडीशन आपके सामने नहीं रख रहे हैं, आप हमें सिर्फ नंबर बता दीजिए कि कितने मंत्री आप हमारे बनाने जा रहे हैं, हम नाम आपको दे देंगे। वो नंबर जो है वो बताया गया बीजेपी की तरफ से और 2 नाम टीडीपी की तरफ से आ गए हैं। उसके साथ ही बीजेपी कोटे के जो मंत्री हैं उनको भी एक एक करके सिलसिलेवार राज्यवार तरीके से फोन जा रहे हैं। अगर हम सीसीएस की बात करते हैं अनुराग, तो जो नॉर्थ ब्लॉक साउथ ब्लॉक की जो मिनिस्ट्री होती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स, ये 4 मंत्रालय आते हैं। ये चारों मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास रहने जा रहे हैं और पूर्व में जो मंत्री हैं उनको संभवतः अगर एक को छोड़ दिया जाए तो 3 की आधिकारिक कंफर्मेशन हम कर सकते हैं। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, ये 3-4 नाम जो हैं जिनको फोन कॉल जा चुके हैं। इसके साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीयूष गोयल वो नाम हैं जिनको फोन कॉल जा चुके हैं। किरण रिजिजू आते हैं अरुणाचल प्रदेश से, उनको भी कॉल जा चुकी है। राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा से आते हैं, उनको कॉल जा चुकी है। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो कि वहां से मुख्यमंत्री हटाए गए, सांसद का चुनाव लड़ा, वो जीत कर आए हैं। उम्मीद यही की जा रही कि उनको भी चाय पर बुलाया गया। एक बार बाहर की तस्वीर आपको दिखा देता हूं। 11:30 बजे का आधिकारिक टाइम दिया गया है। ये 7 LKM के बाहर की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। यहाँ पर 11:30 बजे प्रधानमंत्री के पास जिन लोगों को कॉल गई है वो चाय पर यहाँ पर आमंत्रित किए गए हैं, यानी एक एक करके वो चाय पर आएंगे और प्रधानमंत्री से एक तरीके का इंटरैक्शन होता है ओथ सेरेमनी से ठीक पहले। तो अलायंस पार्टनर को साधने में बखूबी कामयाब रही है बीजेपी। कहीं से किसी भी प्रकार की नाराजगी की कोई सुगबुगाहट नहीं है। रही बात जेडीयू की, तो एक नाम जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि ललन सिंह को भी उम्मीद की जा रही है कि मोदी मंत्रिमंडल ठीक है। मैं रविकांत एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। हिमांशु हमारे साथ अमित शाह के आवाज से जुड़े हुए। हिमांशु, अब कई सारी चर्चाएं हैं और इन चर्चाओं के बीच में जो नाम बड़े थे वो तकरीबन तय, जो पिछले सरकार में थे जिन्होंने अच्छा काम किया था उन्हें एक बार फिर से मोदी कैबिनेट में रिपीट किया जाएगा और गठबंधन के साथियों को भी साधने की कोशिश है। लेकिन क्या कोई अनएक्सपेक्टेड नाम अभी तक आपके जहन में पता चल पाया कि अभी तक जिसकी चर्चा ही ना हो और वो मोदी कैबिनेट का हिस्सा हो? बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके का सवाल आपने पूछा है उसमें बिल्कुल लाजमी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में कुछ 2-4 नाम ऐसे जरूर होंगे जो कि बिल्कुल नए चुनकर आए हुए होंगे और उनको पहली बार मंत्री बनाया जाएगा और पहली बार वो सांसद बने हैं। उनमें से यदि हम दिल्ली की बात करें तो कमलजीत सहरावत एक नाम सामने निकलकर ऑलरेडी आ चुका है। दिल्ली से एक सांसद एक मंत्री बनना था, दिल्ली के कोटे से कमलजीत सहरावत का नाम सामने आ गया है। हम इस वक्त अमित शाह के आवास पर मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर। वहां पर जेपी नड्डा मौजूद हैं, उनके साथ में BL संतोष मौजूद हैं और तमाम जिन लोगों के नाम अभी रविकांत बता रहे थे उन तमाम लोगों को कॉल तो जा रहा है। उनमें से कुछ लोग लगातार यहां पर मिलने के लिए भी आ रहे हैं और एक खबर हमें जानकारी ये मिली थी कि जीतन राम मांझी जो है वो अपने पोर्टफोलियो को लेकर कहीं ना कहीं नाखुश थे। उसके चलते उनके पहले संतोष सुमन उनके बेटे यहां पर मिलने के लिए आए थे, उसके बाद में जीतन राम मांझी खुद मिलने के लिए आए थे और अभी कुछ देर पहले ही वो मिलकर गए हैं। तो हो सकता है कि कोई पोर्टफोलियो को लेकर या कोई ऐसी बात हो जिसको लेकर वो कंफर्मेशन करना चाहते हो, 1-to-1 खुद मिलना चाहते हो, इसलिए जीतन राम मांझी खुद आए थे। तो तमाम जो लोग हैं जिनको कॉल जा रहे हैं। अब हिमांशु एक बात बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि पोर्टफोलियो को लेकर नाराजगी थी जीतन राम मांझी की, उस पर कुछ चर्चा। हिमांशु मुझे बताइए कि क्या ये अभी सिर्फ मंत्रिमंडल का स्वरूप ही तय हो रहा है या लोगों को पोर्टफोलियो भी बताया जा रहा है कि आपको ये संबंधित विभाग मिल सकता है?
देखिए, जो बीजेपी कोटे के मंत्री हैं उनको भले ही पोर्टफोलियो ना बताया जा रहा हो, लेकिन जो गठबंधन के सहयोगियों के जो मंत्री हैं उनको कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो जरूर बताया जा रहा है कि आपको ये पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। और यदि उस पोर्टफोलियो से कोई व्यक्ति नाखुश है या सहमति व्यक्त नहीं कर रहा है तो वो अपनी बात यहां पर रख सकता है। और वही जानकारी जो हम लोगों को मिली वो यही मिली है कि जीतन राम मांझी आए थे, उन्हें शायद जो पोर्टफोलियो दिया जा रहा था उससे वो खुश नहीं थे और वो अमित शाह से बात करने के लिए आए थे। इसके अलावा जो वास्तव में जो पोर्टफोलियो की बात है वो तो जब कैबिनेट का शपथ ग्रहण हो जाएगा उसके अगले 24 घंटे के अंदर पोर्टफोलियो का आवंटन हो जाएगा और 2 दिन के बाद में सभी लोग अपना अपना ऑफिस एज्यूम कर लेंगे। लेकिन जो गठबंधन के जो मंत्री हैं, गठबंधन के कोटे के जो मंत्री हैं, उनको निश्चित तौर पर ये जानकारी भी दी जा रही है कि आपको ये पोर्टफोलियो दिया जा सकता है। जैसा कि रविकांत बता रहे थे कि जो टॉप के 4 मिनिस्ट्री हैं, चाहे वो गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, विदेश मंत्रालय हो या फिर रक्षा मंत्रालय हो, ये बीजेपी के पास रहेंगे। तो ये जब 4 मंत्रालय बीजेपी के पास में है तो बाकी के जो मंत्रालय हैं वो किस किस को कौन सा दिया जा सकता है गठबंधन में, ये निश्चित तौर पर उनको जानकारी दी जा रही है। अभी कुछ देर के बाद में अमित शाह के आवास से अमित शाह, जेपी नड्डा, पीएल संतोष निकल कर जाएंगे प्रधानमंत्री के आवास पर। तकरीबन 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री उन तमाम कैबिनेट मिनिस्टर से अपने बैठक करेंगे जिनको वो शपथ दिलाने वाले हैं और वहां पर। ठीक है हिमांशु, मैं एक बार फिर से आपका रुख कर रहा हूं। अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पर ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या और जानकारी आपके पास, कुछ नए नाम क्या आपको मिल पाए कि मोदी कैबिनेट का हिस्सा कौन कौन हो सकते हैं? और जरा वो अभी जो तमाम नवनिर्वाचित सांसदों के साथ प्रधानमंत्री मीटिंग करने वाले, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। यहां पर किस तरह की चर्चा हो सकती है? क्या मंत्रियों के पोर्टफोलियो पर बात होगी? क्या इसका स्वरूप हो सकता है पूरा? नहीं, देखिए, अगर आप देखिए तो चाहे 2014 की बात कीजिए, 2019 की बात कीजिए, 14 में मुख्यमंत्री थे, इसके बाद वो प्रधानमंत्री की शपथ लेना था। गुजरात भवन की बात है जब दोपहर में तमाम वो लोग जो मंत्री बनने थे पहली बार मोदी सरकार में उनको बुलाया गया था, चाय पर चर्चा की गई थी। फिर इसके बाद 2019 में हमने देखा कि एलके में सबके साथ बैठे थे। मुख्य रूप से क्योंकि वो नए सहयोगी होते हैं तो एक परंपरा के तौर पर बुलाया जाता है। सभी जो मंत्री बनने वाले होते हैं, चाहे कैबिनेट मिनिस्टर हो या एमओएस होते हैं, उनके साथ चाय पी जाती है और चाय के दौरान प्रधानमंत्री एक तरह से उनको कोई मंत्रिमंडल में मंत्री क्या बनाया जाएगा, क्या मिनिस्ट्री मिलनी, इस पर चर्चा नहीं होती है, लेकिन किस तरह से काम करना है, एक तरह से उनको कॉन्फिडेंस भी लिया जाता है। नरेंद्र मोदी की तरफ से सबको एक संदेश जाता है कि अगले कुछ साल हम लोग साथ में काम करेंगे। नई सरकार है, 5 साल की सरकार है और डिलीवरी करना है। हमने कुछ प्रॉमिस किए हैं जनता से, उस प्रॉमिस को पूरा करना है। कैसे गरीब कल्याण और युवा, किसान और ये तमाम हमारे एजेंडे में है और लोगों के लिए काम करना और मेहनत करनी है। प्रधानमंत्री का फोकस एक बात पर रहता है कि डिलीवरी करने वालों की जरूरत है और हमने आपको इसलिए चुना है इतने सांसदों के बीच में क्योंकि आप वो डिलीवर कर सकते हैं जिसकी उम्मीद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर करेंगे। तो ये एक मैसेज लाउड एंड क्लियर होता है सभी मंत्रियों को लिए कि अगर आप मंत्री बन रहे हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं कि मंत्री पद का सुख भोगिएगा, बल्कि आपको जमीन पर उतरकर काम करना पड़ेगा। जो वायदे, जो नरेंद्र मोदी की गारंटी थी, उसको पूरा करना पड़ेगा। और लगातार हमारे सहयोगी रविकांत आपको बता रहे हैं जो नाम जिनको चाय के लिए न्योता गया है, सहयोगी दलों को कल रात से ही मैसेज चला गया था। आज सुबह बीजेपी के नेताओं के पास लगातार फोन जा रहे हैं। वो वहां पे जब हलचल बढ़ेगी अमित, अभी तो क्योंकि जो नाम सामने आ रहे हैं जो पुख्ता तौर पर, वो तो हमने चला दिए। कुछ ऐसे नाम जब तक सामने नहीं आए, जब वो पीएम के आवास पर पहुंचेंगे तो वो भी कंफर्म हो जाएंगे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। एक एक जानकारी मोदी कैबिनेट 3.0 की हम अपने दर्शकों तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। इधर शपथ ग्रहण से पहले आज सुबह सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बापू की समाधि राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने सदैव अटल पहुंचकर अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद वे वॉर मेमोरियल भी पहुंचे और यहां शहीदों को नमन किया। ये तीनों तस्वीर, आज का दिन एनडीए सरकार के लिए बहुत खास है और अगर व्यक्तिगत नरेंद्र मोदी के लिहाज से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसा भारत के इतिहास में सिर्फ 2 प्रधानमंत्री हुए हैं जो जीत की हैट्रिक लगा पाए हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू थे, अब नरेंद्र मोदी है, एनडीए की सरकार को लीड करेंगे। और आज जब वो शपथ ग्रहण करने वाले, उससे पहले उन्होंने बापू को नमन किया, महात्मा गांधी को नमन किया, फिर अटल समाधि पर वो पहुंचे और उसके बाद शहीदों को भी सलाम किया। और प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष और शीर्ष नेता शिरकत कर रहे हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू भारत पहुंच चुके हैं। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ भी दिल्ली पहुंचे हैं। शपथ ग्रहण समारोह में 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो सकते हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू, जैसा कि हमने आपको बताया,
ये पहली बार भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में विवाद की खबरें थी मालदीव्स के साथ, नव नियुक्त जब हुए मोइजू तो कुछ भारत विरोधी रुख थे, लेकिन अब यहां पर संबंध बेहतर हो सकते हैं क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह में ये शामिल हुए। इसके अलावा 7 पड़ोसी देशों के लीडर्स को न्योता भेजा गया। इनमें बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कल ही भारत पहुंच चुकी हैं। राष्ट्रपति श्रीलंका के रानिल विक्रमसिंघे, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे और सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक आज के इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो 7 देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रतिनिधि आज के इस समारोह में जुड़ने जा रहे हैं। बीजेपी इसके लिए तैयारियां भरपूर कर रही है और आज शाम को क्या नजारा होगा ये देखने वाली बात है। इसके लिए कई दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्ष भी भारत या तो पहुंच रहे हैं या पहुंच चुके हैं। इधर नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर देश भर में उत्साह है, तो कई शहरों में नरेंद्र मोदी के लिए विशेष पूजा पाठ की जा रही है। प्रयागराज में मोदी के लिए गंगा आरती की गई। दिल्ली में भी नरेंद्र मोदी के बधाई के पोस्टर्स लगाए गए। ये 3 तस्वीरें आपके सामने, गंगा आरती और दुग्धाभिषेक। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी की तस्वीर है। प्रयागराज में देखिए बाकायदा हवन पूजन हो रहा है। और राजधानी दिल्ली में थोड़ा हाईटेक तरीका है, यहां पोस्टर्स के माध्यम से नरेंद्र मोदी को शुभकामनाएं दी जा रही हैं। और ये तो सिर्फ 3 तस्वीरें हैं। नरेंद्र मोदी के फैंस देश के अलग अलग हिस्सों में हैं और उन्होंने अपने अपने तरीके से आज नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर शुभकामनाएं दी। काशी के सांसद नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आज शाम 7:15 पर उनका शपथ ग्रहण समारोह है और इसे लेकर वाराणसी में तैयारियां तेज हैं। वाराणसी में जो गंगा प्रेमी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वो बेहद खुश हैं। और इस खास मौके पर आप देखिए कि वाराणसी के प्रसिद्ध दशाश्वमेध घाट पर इस वक्त गंगा आरती उतारी जा रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मां गंगा का विशेष लगाव है और उन्होंने कहा भी था, टाइम्स नाउ नवभारत से विशेष बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि मां गंगा ने मुझे गोद लिया है। और यही कारण है कि जो गंगा प्रेमी हैं वो इस वक्त मां गंगा की आरती उतार रहे हैं। और इसके पहले हमने देखा था कि यहाँ पर बाकायदे दुग्धाभिषेक किया गया और मां गंगा से यही कामना की गई कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो तीसरा टर्म हो वो और शीर्ष पर पहुंचाने वाला हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की जो जनता है वो आज सुबह से ही बेहद उत्साहित नजर आ रही है। उसे इस बात की उम्मीद है कि जिस तरीके से पहले और दूसरी पारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ देश बल्कि तमाम जो ऐसे कार्य थे किया जिसकी वजह से आज जो भारत का मान है वो लगातार ऊंचा होता जा रहा है, उसी तरीके से तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वाराणसी से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।